हेलो बच्चों, द सोशल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने सिक्स्थ क्लास के टॉपिक करवाने स्टार्ट कर रखे हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा। आधा लेसन पहले करवा दिया था। 2 वीडियो में एक लेसन कंप्लीट कर देते हैं, तो आगे का करवा रहे हैं। आधा हो गया था हमारा, उसको ज़रूर देख लें, आगे का समझ आ जाएगा। देखिए, हमने आगे किया था घरेलूकरण की प्रक्रिया, यहाँ तक कर लिया था। घरेलूकरण की प्रक्रिया यह आपने पढ़ लिया होगा शायद। ये बताया गया था आपको कि खाद्य संग्रह से मानव स्थायी जीवन तक कैसे पहुंचा, स्थायी रूप से कैसे रहने लग गया। आगे का देखते हैं आज। घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। घरेलूकरण की प्रक्रिया किसे कहेंगे? यानी वो स्थायी रूप से रहेगा मानव, तभी तो घरेलूकरण की प्रक्रिया होगी। कैसे शुरू हुई? सबसे पहले उन्होंने जंगली जानवरों और पौधों की जानकारी हासिल की। उन पौधों को उगाना शुरू किया, यानी पौधे उगाएंगे, पशुपालन शुरू कर दिया। तभी से वो स्थायी रूप से एक जगह रहने लग गए। और पौधों और जानवरों, कैसे जानवरों और कैसे पौधों को चुना? जो पौधों को भी ये नहीं है कि जंगली पौधों को नहीं चुना है। उन्होंने ऐसे पौधों को चुना है जो मोटे बीज देते हों, यानी खाने लायक हो। ये प्रक्रिया लंबे समय से चली है और बाद में ही उनको इसके बारे में जानकारी हुई है। और जानवरों को भी ऐसे को किसको चुना है? जो अहिंसक होते हैं, उन्हीं को चुना गया है। ये मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यानी उन्हीं पशुओं को या जानवरों को पाला है जो अहिंसक हैं, उनको हानि न पहुंचाने वाले हों, और उनसे दूध मांस वगैरह जो भी मिलता है उनको उपयोगी होते हैं, उन्हीं को चुना है। ये ऐसे ही धीरे धीरे घरेलूकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आगे देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली, स्थायी रूप से रहने लग गए तो एक नवीन जीवन शैली शुरू हो जाती है। जैसे देखते हैं कैसे होगा। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने और फिर साल तक लग सकता है। आजकल देखते हैं, आप फसल उगाते हैं, कुछ महीने लगते हैं, उसमें साल 6-7 महीने भी लग सकते हैं। तो इसीलिए जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। नवीन जीवन शैली कैसे शुरू होती है? यानी हमने पीछे भी पढ़ा था, कुछ पौधों को उन्होंने देखा कि कितने समय में ये पूरा होता है, कब ये पक जाता है, कब इसको काटा जाता है, इनसे कैसे बीज प्राप्त होता है, खाने लायक क्या क्या प्राप्त होता है। इसी तरह से उनके बारे में जानकारी होने के बाद में, तो अगर फसल उगाएंगे तो एक जगह तो रहना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक जगह पे स्थायी रूप से लंबे समय तक रहने लग गए। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। यानी इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए फसल उगाएंगे तो वो स्थायी रूप से रहने लगे, नवीन जीवन शैली अपनानी पड़ी। पहले तो वो शिकारी थे, कहीं भी घूमते रहते थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि कौन सा पौधा किस टाइम पकता है, क्या होता है। तो अब उनकी जीवन शैली बदल गई है। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। यानी अब अनाज उगाने लग गए तो उनको भंडारण की, यानी आगे के लिए सुरक्षित रखने की बात भी सोचनी पड़ती है। देखिए आगे। भंडारण करेंगे तो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, यानी ज़रूरत के हिसाब से उनकी जीवन शैली चेंज होती गई। देखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर भी उनके लिए खाद्य भंडार थे, चलते फिरते। यानी कृषि करने लग गए, अब जानवरों को भी पालने लग गए, तो उनके लिए खाद्य भंडार। जानवर कैसे उपयोगी थी? देखिए, जानवर बच्चे देते हैं, इनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त होता है।
उनको पता चल गया कि इनसे दूध भी प्राप्त होता है, जो भोजन का अच्छा स्रोत है। जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। इसी वजह से इनको पता चल गया, इसकी जानकारी हासिल हो गई कि जानवरों से क्या क्या मिलता है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, यानी भोजन के भंडारण का तरीका हो गया। इनसे दूध मिलता है, इनसे मांस भी मिलता है, इसलिए जानवरों को भी पालने लग गए जो उनके लिए उपयोगी थे। देखिए आगे, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। उन्होंने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया है, खेती करनी शुरू कर दी है और पशुओं को पालना शुरू कर दिया है। उनकी जीवन शैली बदल गई है। अब क्या करते हैं, तो हमें कैसे पता चला कि कहाँ पर रहना सबसे पहले शुरू किया है, कृषक कहाँ रहते थे, और पशुपालकों के बारे में कैसे हमें पता चलता है। देखिए, अब मानचित्र 2 देखिए, ऊपर दिया गया है, उसको जरूर देखिए। कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। वर्ग का जो निशान है उसके वहाँ पर मिलेगा आपको कृषक और पशुपालकों के। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी पुरातत्वविद हैं, ये पुरातत्वविदों के बारे में पहले बता दिया था कौन होते हैं, जो भी अवशेष मिले हैं उनसे जानकारी हासिल करने वाले। तो कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, एक बार मैप दिखा देते हैं। ऊपर मैप देखने के बाद याद रह जाएगा। पश्चिमोत्तर यानी इस एरिया में, एक सेकंड अभी दिखाती हूँ। पश्चिमोत्तर में इधर इस एरिया में सबसे पहले पाए गए हैं या फिर इधर पाए गए हैं। यानी ब्लू जो ये है वर्ग, ये देख लीजिए, यहाँ पर बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, इनके नाम भी आगे आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पाठ को अच्छे से पढ़ लें, कोई भी क्वेश्चन करवाओ आप कर सकते हो। अगर पाठ को पढ़ लिया तो 2 वीडियो में ही तो पूरी करवा रहे हैं, आप देख सकते हो। आधे घंटे से भी कम की बना रहे हैं, तो उसमें आप कर सकते हो। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, यानी यहाँ पर उनके होने के अवशेष मिले हैं, उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ इसी वजह से पुरातत्वविदों को कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों में नमूनों का अध्ययन करते हैं। यानी खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या प्राप्त हुआ है। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हों। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। यानी अनुमान लगाया जाता है, जो भी बची कुची वस्तुएं हैं, जो भी प्राप्त हुआ है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। इस एरिया में, यानी उत्तर पश्चिमी जो एरिया है, उधर से पहले के प्राप्त हुए हैं। इसीलिए उन जिस जगह से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से, बुर्ज होम से, यानी जले हुए दाने मिले हैं, जो भी प्राप्त हुआ है उससे अनुमान लगा रहे हैं कि उस टाइम पर कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए आगे, स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़ता है मानव। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। पुरातत्वविद जब खोज करते हैं तो झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, वहाँ पे अनाज के दाने भी मिले हैं, पशुओं की हड्डियाँ भी मिली हैं। इस तरह की जो भी मिलती हैं तो उससे अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि बुर्ज होम अभी दिखाया था मैंने मैप में, वर्तमान कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आप गर्तवास क्या होता है, गड्ढे के नीचे बनाए गए घर। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, यानी अनुमान लगा रहे हैं। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं, यानी आग भी जलाई गई है वहाँ पर, वो भी साक्ष्य मिले हैं।
ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। यानी जो वस्तुएं मिल रही हैं तो वर्तमान से जोड़कर कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ऐसा किया होगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। स्थायी जीवन, देखिए यहाँ पर ये सोचने की बात है, स्थायी जीवन की ओर दिखा रखा है इन्होंने। तो पुरापाषाण युग में तो स्थायी जीवन शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि खाद्य संग्रह थे, शिकार करते थे। ये जो पत्थर के औजार मिले हैं इनको पुरापाषाण युग उपकरणों से ये अलग हैं, इस वजह से बताया गया है कि ये नवपाषाण युग के औजार हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन्हें पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यानी पुरापाषाण युगीन जो भी उपकरण हैं उनसे अलग हैं, तो ये नवपाषाण युग के हैं। हमने पीछे भी देखा था, जैसे मध्य पाषाण युग में और चेंज हो गया था, नवपाषाण युग में और भी पैने हो गए थे। देखिए आगे देखते हैं। अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद, एक सेकंड, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। जो भी यानी साक्ष्य मिल गए हैं, जो भी औजार मिल गए, कोई उनके यूज करने की वस्तुएं मिल गई, ओखली मिल गई, हड्डियों के भी औजार मिल गए, तो इससे अनुमान लगा रहे हैं कि एक ही जगह पे प्राप्त हुए हैं सारी चीज़ें, तो इसका मतलब स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई है। नवपाषाण युग के उपकरण आप देख सकते हो, थोड़े से पैने हो गए हैं, इनके आगे से देखो ये पैने बना रखे हैं। पुरापाषाण युग में ऐसा नहीं था, इन पे पॉलिश करने लग गए हैं, इनकी शेप अलग हो गई है, तो इस तरह से चेंज हो गया है इनमें। आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन देखिए ये मिले हैं, इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि अनाज के भंडारण के लिए रखते होंगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का प्रमुख हिस्सा बन गए थे। हमने देखा है कि खेती की शुरुआत हो गई है। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यानी कपास से कपड़ा बनता है, तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि नवपाषाण युग में शुरू हो गई है कपास उगाना, इसका मतलब वो कपड़े भी बुनने लग गए होंगे। ये सब अनुमान लगा सकते हैं। यानी ये स्थायीकरण की जो शुरुआत है नवपाषाण युग की है। आगे देखिए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ का देखा था हमने, ऊपर मैप में भी देखा था। वहाँ पे कौन सी घटना सबसे पहले मेहरगढ़ में होती है? स्थायी कृषक और पशुपालन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ मैप में देखा होगा किधर है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसको मैप में भी देख सकते हो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। समतल स्थान है, खेती तो तभी होगी, उबड़ खाबड़ में तो होगी नहीं। तो यहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले हैं इससे अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले प्राप्त हुए। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे ये क्वेश्चन बनेगा आपका, पक्का बनेगा। जो सबसे पहले फसल उगाना और पशुपालन कहाँ शुरू होता है? मेहरगढ़ में। कौन सी फसल उगाई जाती थी? सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जौ और गेहूँ है। और सबसे पहले पाला जाने वाला पशु कौन सा है? उसके कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। यानी हमें कैसे पता चला है कि यहाँ पर शुरू हो गया था? जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, इनमें हिरण था, सूअर जैसे जंगली जानवर था, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। उनकी हड्डियाँ मिली हैं, तभी तो लगा रहे हैं अनुमान कि यहाँ पर शुरू हो गया था। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, घरों के अवशेष भी मिले हैं, यानी स्थायी रूप से रहने लग गए होंगे। तो मृत्यु के बाद मृतक के उसके सम्मान के लिए उसके साथ कुछ कब्रों में कुछ मृतकों के कुछ सामान भी रखे जाते थे। यानी मेहरगढ़ में वहाँ पे सामान भी मिला है, तो इससे अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर कब्रों में ये चीज़ें रखी जाती थी। अगर उपयोगी होंगी तभी तो रखी जाती थी, उनको जानकारी होगी इसके बारे में।
एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। कोई मान्यता होगी उनको, उनकी, इस वजह से वो, यानी तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि बकरी को पालते तो थे, तभी तो उसकी कब्र के पास मिली है ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुई है। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। पूरा पाठ अच्छी तरह से समझा दिया गया है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए थोड़ा थोड़ा काट छाट के आपको पूरा समझा दिया गया है। आशा करती हूँ आपको समझ तो ज़रूर आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। इन वाक्यों को पूरा करो। आखेट खाद्य संग्रह के गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, देख ये पिछले वीडियो में आ चुका है। आखेट और खाद्य संग्रह गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि हवा, गर्मी, हिंसक जानवरों, उन सब से उनकी रक्षा होती थी, उनसे बचने के लिए। घास वाले मैदानों का विकास ब्लैंक साल पहले हुआ। यानी घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ? आप याद करो, पिछले वाले वीडियो में करवाया था। कब होता है मौसम में परिवर्तन? कब होता है? 12,000 साल पहले, यानी मध्य पाषाण युग में। एक पैराग्राफ में आया था कि मध्य पाषाण युग में मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी बढ़ती है और घास वाले मैदानों का विकास होता है। तो 12,000 साल पहले हुआ था। खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? ये तो आपको पता होना चाहिए। स्थायी रूप से रहेंगे तभी तो उसकी देखभाल कर पाएंगे। कब उनमें पानी देना है, कब ये पक्के तैयार होती है, कब काटना है, उसकी खरपतवार भी हटानी है, ये सब प्रक्रिया करने के लिए एक स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में इसके लिए उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? क्यों मानते हैं? क्योंकि केवल शिकारी थे। ये स्थल एक बार में यानी नवपाषाण युग में तो विकसित हुआ नहीं है, पहले भी था। पहले की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं पुरापाषाण युग की, जिस टाइम शिकार करते थे। बाद में यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तभी तो मानते हैं। यानी कब्र में बकरी के अवशेष मिल गए हैं, या फिर वहाँ पर उनके हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, इसका मतलब वो पालते भी होंगे। लगातार एक ही जगह रहे हैं तभी तो हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इस वजह से अनुमान लगाया गया है। देखिए आगे देखते हैं। आओ चर्चा करें, ये थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। आखेट खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? ये तो पूरा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऊपर 4-5 कारण बताए गए हैं, उनको देख सकते हैं क्यों घूमते थे। आखेट खाद्य संग्रह आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? यानी किस चीज़ के लिए करते थे वो? जानवरों को, जो हिंसक जानवरों को डराने के लिए करते थे, भोजन पकाने के लिए करते थे, मिट्टी के बर्तनों को भी बाद में पकाने के लिए प्रयोग करने लग गए थे। कृषकों और पशुपालकों का जीवन आखेट खाद्य संग्रहों जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। कृषकों और पशुपालकों का जीवन आखेट खाद्य संग्रह से भिन्न क्यों? ये तो पूरे लेसन में इस तरह से बताया गया है। ये तो कितने भी रीजन लिख सकते हो आप कि जीवन खाद्य संग्रह होते हैं, वो घूमते रहते हैं। ये कृषक और पशुपालक स्थायी रूप से रहते हैं। इनके खाना क्या है? मांस, कंदमूल, फल। इनका खाना क्या है? अनाज खाने लग गए हैं। ये कृषि करने लग गए हैं। ये इनका एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। ये 3 अंतर लिख सकते हो। और इसमें सब और उपयोगी है इसकी तिथियाँ। देखिए थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये आपको पहले भी बता दिया था। मध्य पाषाण युग का टाइम पीरियड क्या है? बताया था मैंने कि याद रखना है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले। और पुरापाषाण युग का कौन सा है? 20 लाख साल वर्ष से लेकर 12,000 साल पहले तक। बाद में मध्य पाषाण युग आता है, उसके बाद में नवपाषाण युग आता है। और बसने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? 12,000 साल पहले। देखिए 12,000 साल पहले, यानी मौसम में परिवर्तन होता है, घास के मैदान बढ़ते हैं, स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं,
तो प्रक्रिया का आरंभ होता है, विकसित नहीं हुआ है, शुरुआत होती है। मौसम में परिवर्तन होता है तब कृषि करने लग जाते हैं, घास के मैदान उगने लग जाते हैं, तो वहाँ पर पशु भी रखने लग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी मध्य पाषाण युग में 12,000 साल पहले। पर नवपाषाण युग, एक सेकंड, नवपाषाण युग का आरंभ कब होता है? 10,000 साल पहले से। ये टाइम पीरियड पहले भी आ चुका है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ यानी नवपाषाण युग का स्थल है, और यहाँ पर 8,000 साल पहले यहाँ पर बस्ती का आरंभ हो जाता है। मेहरगढ़ को हमने अभी पढ़ा भी है कि पशुपालन शुरू हो गया था, स्थायी रूप से रहने लगे थे, कृषक रहते थे, गेहूँ जो उगाया जाता था, भेड़ बकरी पालते थे, ये सब अभी पढ़ाया गया है। तो ये यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये ज़रूर पढ़ें। जो भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। एसएसटी का जो भी जहाँ पे भी आता है, जिस भी पेपर में, वो इसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि सभी के पास ये पहुंच सके, सभी इसका लाभ उठा सकें। कोई चार्ज नहीं लगता, आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो आप लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो। इसमें आपकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। धन्यवाद।